हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 18 दिसंबर वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज हमें 6 आर्टिकल डिस्कस करनी है। लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। तो बेसिकली पार्लियामेंट में विल लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 इंट्रोड्यूस हुई है। जो विल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे किस बिल के क्या की हाईलाइट है और साथ ही साथ ये जो विल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इनके बारे में भी कुछ प्रोविजंस जो हैं उसके बारे में भी जानेंगे। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स मूव टू द सिलेबस। तो देख सकते हो, पहला आपका कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन इस टॉपिक के अंतर्गत कवर होगा। तो बेसिकली ये जो बिल इंट्रोड्यूस की गई है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसको अमेंड करेगा। इसको अमेंड करने का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव वो ये है कि जो आपका साइट्स एग्रीमेंट है 1973 में जो आई थी, जिसका इंडिया भी एक पार्टी है, इसके अंतर्गत जो प्रोविजंस है या जो रिक्वायरमेंट कही गई हैं, उन सारे प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए ये अमेंडमेंट किए जाने की बात है। एंड अगर हम बात करें कि हाईलाइट की, तो पहली बात तो ये कि जो आपका अमेंडमेंट बिल है, इसके तहत स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ स्टेट बोर्ड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ ये सेटअप की जाएंगी, सो दैट वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग अच्छे तरीके से हो सके। अलोंग विथ जो शेड्यूल्स आप पढ़ते हो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, आप 6 शेड्यूल्स पढ़ते हो, है ना। इन शेड्यूल्स को रेशनलाइज करने की बात की जा रही है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग 6 शेड्यूल्स है उसको 4 मेजर शेड्यूल्स में तब्दील किया जाएगा। एंड शेड्यूल का मतलब आपको ही पता है इस एक्ट के तहत क्या होता है कि जैसे जैसे हम शेड्यूल की नंबरिंग में आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल 1, 2, 3, 4, तो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जो है उन स्पीसीज के लिए घटती है। लेकिन जो शेड्यूल 1 होता है वो हाईएस्ट प्रोटेक्शन वाली शेड्यूल होती है, और इसके अंदर अगर कोई स्पीसीज को रखा गया है, फॉर एग्जांपल टाइगर को रखा गया है, तो हाईएस्ट प्रोटेक्शन एंड पेनल्टी के प्रोविजंस होते हैं। तो शेड्यूल की बात हमने की, इट इज ए कैटेगराइजेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, और वो डिपेंड करती है कि कितना क्रिटिकली इंडेंजर्ड वो स्पीसीज है। एंड शेड्यूल 1 जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल आपके टाइगर है, ये शेड्यूल 1 के अंतर्गत आते हैं एंड इनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलती है। एंड अलोंग विथ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान्स बनाने की भी बात की गई है, और ये वाइल्ड लाइफ एक्ट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा, सो दैट अ स्ट्रिक्टर प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके इन सारे के सारे प्रोटेक्टेड एरियाज को। एंड इतना ही नहीं, एक और प्रोविजन है कि जो इनवेजिव एलियन स्पीसीज है, इनवेजिव एलियन स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो अगर किसी इकोसिस्टम में या हैबिटेट में आ गई तो वहां के जो नेटिव स्पीसीज है उसको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे इन्वेसिव एलियन स्पीसीज को कंट्रोल करने का भी प्रोविजन है। एंड इतना ही नहीं, ये भी अलाउ किया गया है कि जो लाइव एलिफेंट्स हैं उनका ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट हो सकता है बाय द पर्सन जिनके पास ऑनरशिप सर्टिफिकेट होंगी। एंड एक और रिकमेंडेशन इस बिल के तहत है कि एक नया चैप्टर जोड़ा जाएगा वीबी इन दिस प्रिंसिपल एक्ट, और इस चैप्टर के माध्यम से बेसिकली जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है इंडेंजर्ड स्पीसीज की, चाहे वो फ्लोरा हो फौना हो, उनको और अच्छे से और स्ट्रांगली रेगुलेट किया जाएगा। क्योंकि आपको ही पता है इलीगल जो ट्रेड होता है इन सारे स्पीसीज का वो काफी ज्यादा होने लगा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए इन इलीगल ट्रेड को कंट्रोल या फिर लगाने के लिए इसमें कुछ सर्टेन चेंजेस की जा रही है। और अगर हम बात करते हैं साइट्स की, साइट्स आपको ही पता है आपका कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ विल्ड फौना एंड फ्लोरा 1973 में आई थी। और ये बेसिकली क्या करेंगे, जाहिर सी बात है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं स्पीसीमेन के, चाहे वो फ्लोरा का हो या फिर फौना का हो, उनको रेगुलेट करना है, सो दैट ये इंश्योर की जा सके कि इन सबों का जो ट्रेड है वो इनके लिए थ्रेट ना बन जाए। क्योंकि अगर ज्यादा हैविली ट्रेड होगा, इलीगल ट्रेड होगा, तो इन सारे स्पीसीज का एक्सप्लॉयटेशन होगा और अल्टीमेटली
ये सारे के सारे स्पीसीज थ्रेटेंड में आ जाएंगे, जो बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत बुरी बात होगी। एंड ये जो ट्रीटी है ये आपका 1975 में इन्फोर्स आया था एंड अभी फिलहाल 183 पार्टीज हैं जिसमें भारत भी एक मेंबर है। और इतना नहीं, आपको याद रखना है इंडिया को एक बार ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था साइट्स के द्वारा, एंड अगर दूसरी बार ब्लैक लिस्टिंग होती है भारत की तो याद रखना है आपको कि इंडिया ट्रेड नहीं कर पाएगा कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीसीज में इनके जो वो ट्रेड करते हैं, चाहे वो मेडिकल पर्पसेस के हो या फिर कोई अन्य पर्पसेस के लिए हो। तो इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड को लगाम लगाने में भारत का जो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी है या एफिशिएंसी है थोड़ा सा वीक है। तो यहां से आप ये इनडायरेक्टली इन्फर कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल, नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2021। ये इंट्रोड्यूस की गई है पार्लियामेंट में बाय मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। सबसे पहली बात तो आप हमें बताओ कि डोपिंग क्या होता है। अच्छा, डोपिंग से पहले सबसे पहले हम सिलेबस पर आते हैं। तो जो आपका आर्टिकल नंबर 2 है वो कवर होगी आपका मैकेनिज्म लॉज इंस्टीट्यूशन बॉडीज कंस्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ द वल्नरेबल सेक्शन। हालांकि ये मैकेनिज्म लॉज एंड इंस्टीट्यूशन एंड बॉडीज के ही अंतर्गत आएंगी, है ना। तो जब हम बात करते हैं डोपिंग, तो डोपिंग का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल कोई एथलीट है ना, अब उसको अपना परफॉर्मेंस इनहांस करना है। तो एक तो ये कि जो नॉर्मल वो खाना खाता है या फिर जो नॉर्मल तरीके से वो रहता है और फिर जाके वो पार्टिसिपेट करता है, तो एक सिनेरियो हुआ। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर हम बात करें एथलीट की, तो ठीक अगर कोई इवेंट हो रहा है उससे पहले वो अगर कुछ केमिकल या फिर साइकोलॉजिकल मेडिएटर्स का यूज करता है या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करता है जो नॉर्मली उस ह्यूमन बॉडी में नहीं होते हैं, लेकिन एक प्रकार से उसको लिया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, सो दैट उनकी जो प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस है कंपटीशन के दौरान वो बढ़ जाए, तो उनको हम कहते हैं डोपिंग, है ना। और ये कहीं ना कहीं हेल्दी कंपटीशन को तो डिस्ट्रॉय करता है, आपको ही पता है। एंड इंडिया ने एनडीटीएल यानी कि नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी इसको इस्टेब्लिश किया था, एंड नेडा जो कि आपका नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है जो इन सब डोपिंग के मामले को डील करती है, उसको भी इस्टेब्लिश किया था 2009 में। और फिलहाल जो आपका एनडीटीएल है उसको सस्पेंड कर दिया गया था वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा, बिकॉज ये जो आपका एनडीटीएल है वो जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट नहीं कर पाए थे, है ना। तो ये हमने डिस्कस किया। एंड अब आते हैं इश्यू पर। तो बेसिकली ये सारे के सारे जो इश्यू हमने डिस्कस किए, उन सारे इश्यू में सुधार करने के लिए, हमारे देश में डोपिंग मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए, है ना, ये एंटी डोपिंग बिल लाया गया है। एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल की बात करें तो जो फ्रेमवर्क है, मैकेनिज्म है जिसके तहत डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है, सो दैट जो आपका स्पोर्ट्स है वो डोप फ्री स्पोर्ट्स बन सके इंडिया में एंड हेल्दी कंपटीशन इंश्योर हो सके। साथ ही साथ जो यूनेस्को का इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स वाला कन्वेंशन है, इसके अंतर्गत जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी अचीव किया जाएगा। और भारत ने इस इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग को रेटिफाई 2007 में ही कर लिया था। तो इनके प्रोविजंस, इनके ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने का जो मैकेनिज्म है, टारगेट्स है, वो इस बिल में रखा गया है। एंड हाईलाइट ऑफ द बिल की बात करें तो पहली बात तो स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क लाया जाएगा जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी को या फिर नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी को जो रिक्वायरमेंट चाहिए कि उसके लिए क्या मैकेनिज्म हो, क्या प्रोसेस हो, इन सबको इस स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क के माध्यम से डील किया जाएगा, सो दैट बेटर ऑपरेशन हो सके इन दोनों एजेंसी का एज वेल एज अदर डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी जो भी हमारे देश में है। और आपको पता होना चाहिए
ये जो नाडा है या फिर एनडीटीएल है, ये सोसाइटी के रूप में स्टेब्लिश किया गया था अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, एंड इसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा एंड फिर से इसको रिकंस्टिट्यूट किया जाएगा रिवैम्प करके। एंड ये जो आपका बिल है ये नाडा को और एक्स्ट्रा पावर देगा कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं एज वेल एज सैंक्शंस भी लगा सकते हैं अगर कोई एंटी डैपिंग रूल वायलेशन करता है। एंड इतना ही नहीं, इनके को पावर दी गई है कि इंस्पेक्ट कर सकते हैं, सैंपल कलेक्शन कर सकते हैं, एज वेल एज शेयरिंग एंड फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी ये करवा सकते हैं। एंड नाडा, जो पहले वाला नाडा जिसकी बात हम कर रहे हैं, इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी रेड्स कंडक्ट करने का, लेकिन इस बिल के तहत इनको ये पावर दी जाएगी कि इंस्पेक्ट कर सकते हैं, सैंपल कर सकते हैं, ठीक है, ये सब कर सकते हैं। तो नाडा अर्लियर हैड नो अथॉरिटी टू कंडक्ट द रेड्स। एंड ये याद रखना है, इस बिल के तहत नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा और इसमें एक चेयरपर्सन होंगे और 2 अन्य मेंबर्स होंगे जो अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड जो अकाउंट्स है, ऑडिट है बोर्ड का, एजेंसी का, एज वेल एज एनडीटीएल का, नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लेबोरेटरी का, वो सीएजी करेगा। ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट बात है ना। द अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ द बोर्ड एजेंसी एंड द एनडीटीएल विल बी डन बाय द सीएजी ऑफ इंडिया। सीएजी आपको भी पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अंडर आर्टिकल 148 के तहत कंस्टिट्यूट किया जाता है, जो ऑडिटिंग वर्क करते हैं गवर्नमेंट के। तो इसको डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, 5th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया वियतनाम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो 5 साल हो चुके हैं इंडिया वियतनाम के कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को साइन किए हुए। इससे पहले इंडिया और वियतनाम बेसिकली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर था 2007 में, एंड वो जो रिलेशन है वो एलिवेट होके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर पहुंची 2016 में। तो डिटेल से डिस्कस करेंगे और आपको तो अब तक सिलेबस भी याद हो गया होगा। बायलैटरल रिलेशंस, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, आर्टिकल नंबर 3 इसके अंतर्गत डील किए जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये देख लो, ये जो आपका सेलिब्रेशन हुआ 5th एनिवर्सरी वाला, कंट्री ने इसी दौरान 3 MOU साइन किए थे, यानी कि एग्रीमेंट साइन किए थे। एक तो पार्लियामेंट्री कॉपरेशन को बढ़ाने के फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इनहेंस करने के फील्ड में, तीसरा मेराइन साइंसेस के फील्ड में। तो याद रखना है, वियतनाम की जब हम बात करते हैं तो साउथ ईस्ट नेशन में ये शामिल है एंड आसियान का भी मेंबर है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो आप साउथ चाइना सी देखते हो, है ना, उसके ईस्टर्न कोस्ट में ये वियतनाम ला करता है। तो ये ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। और अगर हम बात करें इंडिया वियतनाम रिलेशन की, तो पहली बात तो ये कि जो इंडिया और वियतनाम है, इनके कॉमन हिस्टोरिकल रूट्स है। कैसे? इन्होंने कॉमन स्ट्रगल झेला है कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट। कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट इन्होंने भी आवाज उठाई थी, भारत ने भी आवाज उठाई। हो ची मिन्ह के बारे में आप भी जानते हो, आप सबने पढ़ा होगा, है ना, जिन्होंने लीड किया था स्ट्रगल इन द वियतनाम, ठीक है, फॉर लिबरेशन फ्रॉम द कॉलोनियल रूल। एंड इतना ही नहीं, ट्रेडिशनली क्लोज एंड कॉर्डियल बायलैटरल रिलेशंस ये दोनों देश शेयर करते हैं। एंड जो रिलेशन है दोनों देश के बीच, यानी कि इंडिया और वियतनाम के बीच, ये एलिवेट हुआ है टू द लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2007 में। वैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर रिलेशन अपग्रेड हुए थे और 2016 में फर्दर एलिवेट होके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर पहुंच गया है। एंड बात करते हैं जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वियतनाम का क्या सिग्निफिकेंस है। वियतनाम कहो या फिर ये जो आसियान एज ए होल कहो या फिर कोई अन्य देश ले लो, आप इंडोनेशिया ले लो या फिर आप मलेशिया ले लो, आप कॉमन पॉइंट यूज कर सकते हो। कैसे? देख सकते हो, ये फोकल पॉइंट है भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका, यानी कि वियतनाम के माध्यम से भारत अपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को फुलफिल करेगा, अचीव करने का प्रयास करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि वियतनाम की पार्टनर है आसियान में भी, जो कि आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, 10 मेंबर कंट्रीज का ग्रुप है, एज वेल एज इंडो पैसिफिक कंटेक्स्ट। दोनों फील्ड में वियतनाम एक इंपॉर्टेंट की पार्टनर है भारत का, सो दैट जो स्टेबिलिटी पीस इस रीजन में आ सके। एंड वियतनाम ने अपना सपोर्ट भारत की जो परमानेंट सीट है यूएनएससी में उसके लिए भी समर्थन किया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल जाता है। तो रिलेशन देख सकते हो कितने मजबूत हो हैं।
एंड अगर हम बात करें बायलैटरल ट्रेड की तो देख सकते हो एज पर द इंडियन स्टैटिस्टिक्स फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की बात करें तो दोनों देश के बीच जो बायलैटरल ट्रेड रहा है वो आपका 11.12 बिलियन डॉलर रहा है। और इंडियन एक्सपोर्ट्स आप देख सकते हो वियतनाम में 4.99 बिलियन डॉलर यानी कि अप्रोक्स 5 बिलियन डॉलर। तो भारत के लिए ट्रेड के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अच्छा खासा वैल्यू वाला जो अमाउंट एक्सपोर्ट किया जाता है वियतनाम में और हमारी जो डिमांड है वो भी फुलफिल की जाती है वियतनाम के द्वारा बिकॉज दोनों देश के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है वो 11.12 बिलियन डॉलर का है। एंड अगर हम बात करें दोनों देश के बीच रिलेशंस को मजबूत करने के लिए क्या क्या की जा रही है तो कल्चरल लेवल पर वी हैव द स्वामी विवेकानंद इंडियन कल्चरल सेंटर जो हनोई में स्टैब्लिश हुआ है और ये जो है लोगों के बीच जो क्लोजनेस है उसको बढ़ाएगा, है ना, कल्चरल एक्सचेंजेस के माध्यम से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मेकोंग गंगा कोऑपरेशन फ्रेमवर्क के तहत इंडिया जो है क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट चला रही है एंड हर एक का वैल्यूएशन लगभग 50,000 यूएस डॉलर है डिफरेंट प्रोविंसेस में वियतनाम के सो दैट कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। और इंडिया ने वियतनाम को $600 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया था सो दैट जो वियतनाम है वो अपने डिफेंस इक्विपमेंट खरीद सके इंडिया से। तो आप देख सकते हो ये इंडिया के तरफ से इनिशिएटिव्स रिलेशंस को बूस्ट करने के लिए किए गए हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेशनल एपेक्स कमिटी अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ये आपका हुआ है। तो ये जो आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है सबसे पहली बात तो इसी के बारे में हम जान लेते हैं। ये जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का कंसेप्ट है उसको जानने से पहले सिलेबस भी तो पहले देखना है। तो सिलेबस हमेशा ज़हन में होनी चाहिए कि आप पता लगा सको कि कहाँ से क्वेश्चंस कहाँ से इश्यू निकल कर आ रहे हैं, तभी आपकी जो तैयारी है फिट फाट होगी। तो देख सकते हो कंजर्वेशन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन डिग्रेडेशन इसके अंतर्गत ये कवर होगा। तो जब हम बात करते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की तो ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था 2019 में ही और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि जो आपका एयर पोल्यूशन में PM10 या फिर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का कंसंट्रेशन जो काफी ज्यादा है उसको 20% से यानी कि मिनिमम 20% कम किया जाए बाय 2024 जिसमें 2017 बेस ईयर होगा। यानी कि 2017 में अगर जो आपका PM10 PM2.5 का कंसेंट्रेशन लेट्स से कि 100 टन था तो 20% कम किया जाएगा, एटलीस्ट बोला जा रहा है एटलीस्ट 20% कम किया जाएगा। तो यानी कि आपका उसको कम करके 80% तक लाया जाएगा। और ज्यादा कम की जा सकती है लेकिन मिनिमम जो बोला गया है वो है 20%। और ये इंप्लीमेंट हो रहा है टारगेटेड 132 सिटीज में, याद रखना है सारे सिटीज में नहीं, टारगेटेड 132 सिटीज में। और ये वो सिटीज हैं जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रही हैं लगातार 5 सालों से, तो वहां पर ये प्रोग्राम लागू हो जाता है। और ये जो NAAQS है यानी कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये स्टैंडर्ड्स हैं जो बताती हैं कि आपकी सिटी में आपकी जगह पर एयर क्वालिटी कैसी होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द आइडेंटिफाइड पॉल्यूटेंट, यानी कितना कंसेंट्रेशन होना चाहिए। अगर उतना नहीं है, नॉर्मल से एबव है, तो फिर ये जो आपका NCAP लागू हो सकता है, ठीक है। और ये जो NAAQS है वो नोटिफाई किसके द्वारा की जाती है, CPCB के द्वारा अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 इसके तहत, ठीक है। तो हमने NCAP के बेसिक के बारे में बात की। तो बेसिकली अब क्या है, जो नेशनल एपेक्स कमिटी की मीटिंग पहली बार हुई है अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, तो की हाईलाइट क्या निकल कर आए। पहली बात तो ये कि एयर शेड अप्रोच अपनानी चाहिए टू डील विद द एयर पोल्यूशन। एयर शेड अप्रोच का मतलब समझते हो, जैसे आपका 2 राज्य है ना, 2 राज्य है, 3 राज्य, जो भी ले लो। अभी क्या होता है कि एक राज्य में अपना एयर पोल्यूशन का नॉर्म्स है, दूसरे राज्य में अपना एयर पोल्यूशन का नॉर्म्स है, तीसरे राज्य में अपना एयर पोल्यूशन का नॉर्म्स है। डिस्पाइट की अगर हम इन तीनों राज्य को मिलाकर देखें तो सेम या सिमिलर क्लाइमेट है ना, सिमिलर पॉल्यूशन कंसर्न्स है। तो क्यों ना हम एज एन एयर शेड अप्रोच ले, जिसके तहत इन सारे एरिया को एक कॉमन एरिया माने और यहाँ पर जो भी हम पॉलिसीज पॉल्यूशन को डील करने के लिए लाते हैं वो इन सारे जगहों पर कॉमनली अप्लाई हो। ये है आपका एयर शेड अप्रोच, ठीक है। तो अडॉप्टिंग एयर शेड अप्रोच टू डील विद द एयर पॉल्यूशन, और इसके तहत मैंने आपको बताया जो पॉलिसी मेकर्स हैं
वो एक्शन प्लान बनाएंगे, लेकिन कीपिंग इन व्यू व्हाट जियोग्राफिकल, मेट्रोलॉजिकल एंड अदर फैक्टर्स जो एयर को पॉल्यूट करते हैं विद इन दिस एयर शेड। इंस्टेड की हम वो पॉलिसी बनाए जो स्टेट के बाउंड्रीज के आधार पर गाइडेड है ना। तो स्टेट के बाउंड्रीज के आधार पर गाइडेड नहीं, बल्कि एयर शेड अप्रोच के आधार पर ये पॉलिसी बनाने की बात कही गई है। और अभी क्या एयर शेड अप्रोच कहीं लागू है? बिल्कुल सही लागू है। कहां पर लागू है? तो जो दिल्ली एनसीआर आप देखते हो बेस्ट एग्जांपल है एयर शेड अप्रोच का। तो केस स्टडी में भी लिख सकते हो दिल्ली एनसीआर बेस्ट एग्जांपल है आपके एयर शेड अप्रोच का। एंड दूसरा है आपका क्लीन एयर फॉर ऑल मिशन। तो ये जो क्लीन एयर फॉर ऑल मिशन है 2022 में लॉन्च की जाएगी। ऑब्जेक्टिव यही है कि जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं 2.5 एंड PM 2.5 एंड PM10 उसके जो लेवल्स हैं उसको बाय 2024 20 से 30% कम किया जाए ओवर द 2017 लेवल, एंड बाय 25-26 इसको कम करके 35 से 50% किया जाए। तो काफी ज्यादा बड़ा टारगेट है, इसको अचीव करने के लिए कोशिश भी बड़ी करनी पड़ेगी, है ना। अभी NCAP के तहत हमने क्या देखा था, तो आप देख सकते हो 20% एटलीस्ट। लेकिन अब क्या है यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये जो आपका क्लीन एयर फॉर ऑल मिशन लॉन्च की जाएगी इसका टारगेट और बड़ा होगा 20 से 30% बाय 2024 एंड 35 से 50% बाय 2025-26। एंड अप्रोच आप देख सकते हो। टारगेट की बात करें तो जो नेशनल लेवल टारगेट है 20 से 30% रिडक्शन ऑफ PM 2.5 एंड PM10 बाय 2024, तो एक टारगेट ये दिया गया है। एंड दूसरा टेन्यूर की बात करें तो मिड टर्म 5 इयर्स एक्शन प्लान जो शुरू होगा 2017 को एज ए बेस लेवल मानकर, और ये 20 से 25 इयर्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है इन द लॉन्ग टर्म आफ्टर द मिड टर्म रिव्यू ऑफ द आउटकम। एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो देख सकते हो स्ट्रिंजेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिटिगेशन मेजर्स का, सो दैट एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट एबेट किया जा सके, एंड ऑगमेंट एंड स्ट्रेंथन द एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क, है ना। तो जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क है उसको रिवैम्प किया जाए, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, एंड ऑगमेंट द पब्लिक अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स। अप्रोच देख सकते हो आप मल्टी सेक्टोरल एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच, ये याद रखना है ना, मल्टी सेक्टोरल एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच, एंड mainstreaming and integration into the existing policies and programs of Government of India. And a smart cities framework का इस्तेमाल किया जाए to launch the NCAP in the 43 smart cities जो फेल कर रहे हैं in the list of 102 non-attainment cities। तो देख सकते हो 43 स्मार्ट सिटीज जो हैं वो आपके 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज के अंतर्गत है, यानी कि यहाँ पर पॉल्यूशन की लेवल काफी ज्यादा डिस्पाइट दीज आर द स्मार्ट सिटीज। Let's move to the next article, friends. Government is formulating a national litigation policy। तो गवर्नमेंट नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी लेकर आ रही है। तो डिस्कस करते हैं इस पॉलिसी से पहले सिलेबस की। तो आप देख लो, ये आपका कवर होगा स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली इन्फॉर्म किया है कि जो नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी है वो अभी कंसिडर की जा रही है, और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा आपको पता है कि जो लिटिगेशन के केसेस गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा मात्रा में अटके पड़े होते हैं वेरियस कोर्ट्स में, इन लिटिगेशन के मात्रा को कम किया जाए, इन लिटिगेशन केस को मिनिमाइज किया जाए, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है। इसलिए ये नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी लाई जा रही है। और एक डाटा मैं आपको बताऊंगा जो आप चौंक जाओगे सुनकर, क्योंकि 46% जो लिटिगेशन के केसेस है वो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के ही हैं। तो कीपिंग इन माइंड ये जो डिसीजन है, ये जो आपकी पॉलिसी है वो लाई जा रही है। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली इन्फॉर्म किया है कि जो NLP है नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी वो आपका अंडर कंसिडरेशन है टू ले डाउन द गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंटिंग, कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग द लिटिगेशन। और इससे पहले भी जो लॉ मिनिस्टर है उन्होंने नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी वैसे 2010 में लाया था। पर्पज यही था कि गवर्नमेंट जो है उन सारे फ्रिवलस लिटिगेशन में इन्वॉल्व ना रहे जहां पर उनका जो स्टेक है वो उतना कोई ज्यादा हाई नहीं है, यानी कि वैसे लिटिगेशन जिनसे कुछ ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, तो उन लिटिगेशन में पढ़ने से और कोर्ट का वक्त जाया करने से कोई फायदा नहीं है। तो उन सब लिटिगेशन को मिनिमाइज किया जा सके, लेकिन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुई थी। तो सिग्निफिकेंस की बात करें तो पहली बात तो ये कि ये जो पॉलिसी है इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जो गवर्नमेंट है उसको एफिशिएंट एंड रेस्पॉन्सिबल लिटिगेंट
के रूप में ट्रांसफॉर्म किया जाए, कि ऐसा नहीं कि हर वक्त हर समय लिटिगेंट ही फाइल कर दे, वो लिटिगेंट फाइल किया जाए जो जिसमें गवर्नमेंट के स्टेक्स काफी ज्यादा है, जिनसे रिलेटेड कुछ बड़ी समस्याएं हो सकती है। एंड इतना ही नहीं, आप देख सकते हो मैंने जो डाटा आपको बताया कि जो गवर्नमेंट है इन द स्टेट्स एंड द सेंटर, तो इनके जो लिटिगेशन है वो 46% है ऑफ द टोटल 3.14 करोड़ केसेस इन द कोर्ट। अगर हम टोटल चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें या फिर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो भी आपके लिटिगेशन के केसेस हैं, लगभग 3.14 करोड़ केसेस जो टोटल कोर्ट्स में पेंडिंग है, उसमें 46% ऑफ द केसेस वो गवर्नमेंट के ही लिटिगेशन वाले हैं। ठीक है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के हो। तो जाहिर सी बात है, इतना ज्यादा केस है लिटिगेशन वाला, और अगर इसको डील किया जाता है तो वैल्यूएबल टाइम कोर्ट का बचेगा। एंड इतना ही नहीं, आप इसको मीन्स में यूज कर सकते हो कि अगर ये जो लिटिगेशन की समस्याएं अगर खत्म होती हैं, तो जो एवरेज पेंडेंसी है किसी केस को लेकर, यानी कि एक केस को सॉल्व करने में लगभग अभी फिलहाल 15 साल लगते हैं, ये ऑब्जर्व किया गया है, और ये एवरेज पेंडेंसी घटकर 3 साल हो जाएंगी। तो कितना बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं टू रिड्यूस द लिटिगेशन। तो पहली बात तो लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम लाई गई है, और ये वेब प्लेटफॉर्म है जो मॉनिटरिंग करते हैं लिटिगेशन को यूनियन ऑफ इंडिया के। एंड दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, और इसके तहत इंटर मिनिस्ट्रियल या फिर डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट है वो सॉल्व की जाती है, सो दैट कोर्ट तक ना पहुंचा जाए और लिटिगेशंस को ना बढ़ाने दिया जाए। कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 ये अमेंड किया गया था 2018 में, सो दैट प्री इंस्टीट्यूशन मेडिएशन हो सके एंड सेटलमेंट हो सके। एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ सीपीएसई, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज डिस्प्यूट, ये भी है ना। तो ये सब जो है सिस्टम, ये सब कहीं ना कहीं लिटिगेशन को कम करने का प्रयास करती हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो केसेस काफी ज्यादा कोर्ट में जो पेंडिंग है वो आपके गवर्नमेंट एंड जो आपके सेंटर के हैं उन्हीं के हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। पीएम वर्चुअली इनॉग्रेट्स ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस इन वाराणसी। तो ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस वाराणसी में इनॉग्रेट किया गया वर्चुअली पीएम के द्वारा। तो सबसे पहली बात तो सबसे पहले हम सिलेबस को ध्यान में रखते हैं। तो आप देख सकते हैं जो आपका सिलेबस है वो डायरेक्ट आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजन एंड बेसिक स्ट्रक्चर इसके अंतर्गत कवर होगा। तो पहली बात तो हम मेयर के बारे में जानते हैं। ये जो मेयर्स होते हैं या फिर चेयरपर्सन कह लो अर्बन लोकल बॉडीज के, आपको ही पता है 74 CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से अर्बन लोकल बॉडीज म्युनिसिपैलिटीज एग्जिस्टेंस में आई थी, है ना, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, है ना, एंड आपके नगर पंचायत होते हैं, और इसका सिस्टम ऑफ इलेक्शन भी है। लेकिन इस सिस्टम ऑफ इलेक्शन के तहत आपको पता होगा कि जो मेयर्स हैं या फिर चेयरपर्सन है अर्बन लोकल बॉडीज के, वो आपके वैसे तो पॉलिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं म्युनिसिपल बॉडीज को, इसको याद रखना है आपको। मेयर्स या चेयरपर्सन ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज ये पॉलिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं म्युनिसिपल बॉडी के। एंड इनका इलेक्शन कैसे होता है, तो प्रेजेंटली जो मेयर्स है ना वो सिटी काउंसिलर के द्वारा चुने जाते हैं, और जो सिटी काउंसिलर है ना वो खुद अर्बन वोटर्स के द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं। तो अर्बन वोटर्स सिटी काउंसिलर को चुनते हैं, सिटी काउंसिलर जो है मेयर्स को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। साथ ही साथ जो ऑफिस ऑफ मेयर है उसके क्या इश्यूज हैं वो देखेंगे, लेकिन सबसे पहले कंटेक्स्ट को जान लेते हैं। तो अभी फिलहाल 120 मेयर्स वेरियस स्टेट्स के इन्होंने पार्टिसिपेट किया इस कॉन्फ्रेंस में। थीम क्या रहा है इस कॉन्फ्रेंस का, न्यू अर्बन इंडिया। एंड अब बात आते हैं कि ऑफिसेस ऑफ मेयर की क्या इश्यूज है। पहली बात तो शॉर्ट टेन्यूर। शॉर्ट टेन्यूर इसीलिए बिकॉज जो आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, इन्होंने मोड ऑफ इलेक्शन या फिर टेन्यूर्स ऑफ मेयर्स क्या हो इसको प्रिस्क्राइब नहीं किया है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो आपके एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया का जो सिटी सिस्टम असेसमेंट है 2017, इसने क्या पाया है कि जो 5 years का जो टेन्यूर ऑन एवरेज मेयर्स को प्रोवाइड किया जाता है वो हर सिटीज में नहीं हो पाती फुलफिल। सिर्फ और सिर्फ 5 में से 1 सिटीज ऐसी हैं जहां पर ये ओवरऑल 5 साल के टर्म को फुलफिल करते हैं। तो इसका मतलब इसका टेन्यूर ही तो कम हो गया। एंड
दूसरी इश्यू यही है कि जो आपका 74 CA है ये प्रिस्क्राइब ही नहीं करता है मिनिमम टेन्यूर क्या हो और मोड ऑफ इलेक्शन क्या हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट इश्यू मेयर के साथ ये है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इनके पास नहीं है। वैसे अगर बोले तो पोजीशन तो बड़ी है, लेकिन जो आपके म्युनिसिपल कमिश्नर जो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड होते हैं ये एग्जीक्यूटिव पावर ज्यादा होल्ड करते हैं। एंड दैट्स वाई ये जो रेस्ट्रिक्टेड एग्जीक्यूटिव पावर है मेयर्स को, वो एक मेजर रीजन है कि इनएफिशिएंसी एंड मिसमैनेजमेंट अर्बन गवर्नेंस में देखने को मिलती है। मेजर्स क्या लिए जाने चाहिए, तो हो सकता है कि जो मेयर के इलेक्शन है वो डायरेक्ट कर दी जाए, है ना, तो डायरेक्ट मैंडेट फ्रॉम द अर्बन रेसिडेंट्स, तो ये लेजिटिमेसी एंड अकाउंटेबिलिटी जो मेयर के ऑफिस की है दोनों बढ़ा देगा। दूसरा, फिक्स्ड टेन्यूर हो मेयर का सो दैट ग्रेटर कंटिन्यूटी हो सके, अदरवाइज जो स्टेट अपॉइंटेड ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ही ऑपरेट करते हैं और इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो इसीलिए वर्क में एफिशिएंसी नहीं आ पाती है। तो ये हमने टोटल 6 इश्यूज डिटेल से डिस्कस किए। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।